इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है कि जो चार्ज का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए, हर मैटर की अगर अपन बात करें तो हमारे आसपास जो मैटर होता है वो मैटर किससे मिलके बना है? एटम से। किसके मिलके बना हुआ है? एटम से। एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज, और इसको ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? और न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। ये दोनों पार्टिकल्स न्यूक्लियस में रहते हैं। कहां पे रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना, एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्विंग करता है। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है। बट ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रह करके, ये क्या है अपनी ऑर्बिट, ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन रह करके क्या करता है? रिवॉल्विंग करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो हम कह सकते हैं कि एटम के अंदर अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये दोनों तो मूव कर नहीं रहे हैं क्योंकि ये तो न्यूक्लियस के अंदर है, ये तो बिल्कुल सेट है। तो अकेला इकलौता इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा पार्टिकल बचता है जो क्या करता है? मूविंग करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। इसके इस मूव की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? एक एटम से दूसरे एटम में, दूसरे एटम से उसके अंदर, मतलब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन का ही तो लॉस कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? गेन कर सकता है। ये सब्सटेंस अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, उनके एटम्स का अरेंजमेंट उनके अंदर ऐसा होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो मूव करते रहते हैं। जैसे कि मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं इनके अंदर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन से हमारा मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स से जो मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूअस इधर उधर घूम रहे हैं। क्योंकि देखिए, मान लीजिए ये एक कोई टुकड़ा है मेटल का, अब इसके अंदर एक एटम, 2 एटम, ये बहुत सारे एटम्स ऐसे अरेंज्ड हैं। ठीक है, ये तो अपन एक एग्जांपल है। जब मेटल इस तरीके से एटम इसमें अरेंज्ड है, तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए इसका एटम है, ये मूव कर रहा है साहब, ये मूव करके इसमें ट्रांसफर हो गया, अब इसमें से ट्रांसफर होकर के इसमें चला गया। इस तरीके से एक दूसरे एटम के अंदर ये क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे मान लीजिए हमने एक स्पंज लिया, स्पंज को पानी में डिप कर लिया, तो पानी को एब्जॉर्ब कर लिया उसने। अब उस स्पंज को ऐसे घुमाओ रस्सी से बांध के, तो उसमें से चारों तरफ क्या होगा? पानी चिटकेगा। ठीक है ना? तो उसी तरीके से जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो हाई स्पीड होने के, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में क्या है? चार्ज पार्टिकल। तो इनकी जो स्पीड है ना, वो इतनी ज्यादा होती है कि हमारी सोच से भी ज्यादा है। आप जितनी स्पीड से सोच रहे हो ना, उससे भी ज्यादा स्पीड होती है इसकी। अब आप खुद ही देख लो, हमने चैप्टर नंबर 7 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा था कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व सेल है, उसके अंदर भी मैसेज इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में ही तो जा रहे हैं। कितने फास्ट काम कर रहे हैं आप खुद ही सोचो कि हमें कोई टच कर रहा है तो उस टच करने का महसूस भी हो गया, यानी मैसेज ब्रेन तक पहुंच भी गया, ब्रेन ने उसको रीड कर लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने रेस्पॉन्स भी दे दिया। दे दिया कि नहीं दे दिया? जैसे मान लीजिए हमारा गर्म चीज से हाथ टच हुआ तो हमें जलने का मैसेज पहुंच भी गया और हाथ हट भी गया वहां से। कितना फास्ट प्रोसेस है। तो ये इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में ये मैसेज आते हैं। इसका मतलब जब ब्रेन इतना फास्ट काम कर रहा है तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में, यानी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में मैसेज जा रहे हैं। तो ये चार्ज वास्तविकता में कितना फास्ट मूव करता होगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इसी तरीके से मूव करते हैं मेटल्स के अंदर, और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के कारण मेटल्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है। समझ में आ गया? तो मेटल्स, हमें पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वास्तविकता में अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? चार्ज पार्टिकल। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है साहब? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है साहब इसके ऊपर। तो
चार्ज दो ही टाइप का तो होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज तो कहीं जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो तो एटम के अंदर न्यूक्लियस के साथ, उसमें न्यूट्रॉन के साथ जो है ना बाउंडेड है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो वो तो कंबाइंड है बिल्कुल, वो साथ में बैठे हुए हैं, ये कहीं नहीं जा सकता। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ये इजिली मूव कर सकता है। क्लियर? तो इसी इलेक्ट्रॉन के मूव करने के कारण सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के प्रॉपर्टीज डेवलप होते हैं, जिसके बेस पर हम उनको कंडक्टर और नॉन कंडक्टर कहते हैं। साथ में जितने भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी इसी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है सब्सटेंस के अंदर पैदा होते हैं। अब वे सब्सटेंस जिनके अंदर फ्री मेटल्स प्रेजेंट, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको अपन कहते हैं मेटल्स। क्या कहते हैं? मेटल्स, यानी मेटेलिक कंडक्टर्स। दूसरी तरफ कुछ सॉल्ट होते हैं। तो सॉल्ट में क्या होता है कि सॉल्ट में आयंस प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं? आयंस प्रोड्यूस होते हैं। एसिड है, बेस है, तो आयंस भी क्या है? चार्ज पार्टिकल, एक तरीके से उनके ऊपर भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कहने का मतलब, चाहे तो इलेक्ट्रॉन के रूप में चार्ज फ्लो हो रहा हो, चाहे आयंस के रूप में चार्ज फ्लो हो रहा हो, यानी जब चार्ज फ्लो होता है तब उसी चार्ज के फ्लो को ही अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, या इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी कह लो या इलेक्ट्रिक करंट कह लो, चीज एक ही है। क्लियर? तो एक्चुअल में ये फ्लो क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज फ्लो हो रहा है तो सीधी सी बात है, इसकी भी कुछ ना कुछ यूनिट होगी, है ना? इसकी भी यूनिट होगी कुछ ना कुछ। तो चलिए थोड़ा सा इनकी यूनिट्स के बारे में जानते हैं। जैसे हर चीज का अपना एक मेजरमेंट यूनिट होती है। अपन दूध को नापते हैं तो लीटर से नापते हैं। अगर हम किसी और सॉलिड सब्सटेंस को, जैसे शक्कर लेके आ रहे हैं, तो उसका मेजरमेंट अपना क्या है? वेट रहता है, किलोग्राम में अपन उसको मेजर करते हैं। इसी प्रकार ये जो चार्ज होता है ना, चार्ज, इसकी यूनिट होती है कूलाम। इसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम। और कूलाम को हम सी से या क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? सी से या क्यू से। तो ये जो यूनिट है ना, ये इसकी एसआई यूनिट है। कौन सी यूनिट है? एसआई। अब एसआई का मतलब क्या है साहब? इंटरनल यूनिट ऑफ सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम या स्टैंडर्ड यूनिट। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी यूनिट है जो पूरे वर्ल्ड में सभी जगह मान्य है, स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है? जिससे क्या है मतलब, इसका मतलब ये है कि चार्ज को अगर अपन इंडिया में भी कूलाम से नाप रहे हैं तो दूसरी जगह भी कूलाम में ही मेजर करेंगे। किसमें मेजर करेंगे? कूलाम में। समझ में आ गया? तो चार्ज की यूनिट क्या होती है साहब? कूलाम। ये ओटी आती है, आप अच्छे से तैयार कर लेना। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलाम। तो इसको हम मेजर करते हैं कूलाम में। इसको सी से या क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और इसकी जो एसआई यूनिट है, इसकी एसआई जो यूनिट है वो है साहब एम्पियर। और एम्पियर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। क्लियर? तो ये साहब एम्पियर हो गया। तो इसकी यूनिट हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्पियर को। तो ये अच्छे से तैयार कर लेना। इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या होती है? क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट? एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या है? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। किससे करते हैं? ए से। और अपना इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलाम। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलाम। क्लियर? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से या क्यू से। क्लियर हो गया था ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद आई का, यहां पर अब अपन एक्चुअल इसको जो फ्लो होगा करंट या फ्लो, अपन चार्ज को फ्लो होने की बात कर रहे हैं, तो चार्ज जब फ्लो होगा तो सीधी सी बात है, फ्लो होने के लिए टाइम चाहिए हमें। साथ में टाइम आएगा कि नहीं आएगा? जैसे अपन कह रहे हैं कि पानी बह रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर कितना फ्लो हो रहा है या कब से बह रहा है पता नहीं है साहब, फ्लो हो रहा है। अब मैंने कहा साहब 5 मिनट से बह रहा है, सामने वाला है कि नहीं साहब वो तो आधे घंटे से बह रहा है, समय हो गया। तो समय के साथ सीधी सी बात है उसका अमाउंट चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ठीक उसी प्रकार चार्ज फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज जब फ्लो हो रहा है तो सीधी सी बात है इसमें टाइम भी इंक्लूड होगा। फिर कितना फ्लो हो रहा है या कितने समय तक फ्लो हो रहा है, टाइम आ जाएगा सब। तो चार्ज के साथ में यानी कि सी या क्यू अपॉन टी आएगा। क्या आ जाएगा? टी। टी क्या है? टाइम। जब आपका कूलाम के साथ में टाइम यानी कि
फ्लो ऑफ चार्ज अमाउंट के साथ साथ में टाइम आ गया। चार्ज के अमाउंट को अपन किसमें मेजर कर रहे हैं? कूलम में। अब वो कितना अमाउंट है उसका, वो किस पे डिपेंड करेगा? टाइम पर। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा उसको अपन कहेंगे रेट। क्या कहेंगे? रेट। अब रेट किसकी हो जाएगी साहब? ये फ्लो ऑफ चार्ज। अब इस टाइम को हम लेके चलेंगे यूनिटी में। यूनिट का मतलब क्या है साहब? 1 सेकेंड। यूनिट मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर। यानी 1 सेकंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो हुआ, या 1 मिनट में कितना कूलम चार्ज फ्लो हुआ, या आपका 1 आवर में कितना कूलम चार्ज फ्लो हुआ। तो यहाँ पे इसकी स्पीड ही इतनी ज्यादा है, इसलिए हम इसको ज्यादातर सेकंड में लेके जाते हैं, क्योंकि सेकंड को तो हम फिर भी देख पा रहे हैं, लेकिन चार्ज की तो आप खुद ही स्पीड देख लीजिए। हम कितना भी लंबा तार ले लें, इंडिया के इस छोर से दूसरे छोर तक डाल दो भाई साहब, एक तरफ करंट लगाया नहीं कि दूसरी तरफ पहुंचा नहीं, कि टाइम लेता है पहुंचने में। तो आप आइडिया लगा सकते हो स्पीड कितनी है, तो हम सेकंड के अनुसार उसको लेके चल सकते हैं ना। तो यहां पर एक शब्द जुड़ जाएगा, रेट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम। और उसी को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी साहब? सिंपली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई। इससे डिपेंड हो रही है। अब रेट निकाल रहे हैं तो सीधा सा फॉर्मूला क्या आ जाएगा साहब? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्या आ जाएगा फॉर्मूला इसका? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई क्या है यहां पर साहब? इलेक्ट्रिक करंट। क्यू क्या है? चार्ज इन कूलम। टी क्या है यहां पर? टाइम। टी क्या है? तो ये अपना इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साहब? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रिसिटी, इतना क्लियर हो गया इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी वास्तविकता में क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये चार्ज चाहे तो इलेक्ट्रॉन्स के रूप में फ्लो हो रहा हो, चाहे आयंस के रूप में फ्लो हो रहा हो। जब भी ये चार्ज फ्लो होता है तो इस चार्ज फ्लो को ही अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। टाइम के साथ। किसके साथ में? टाइम के साथ में। क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद अगला जो है ना अपना इलेक्ट्रिक करंट अच्छे समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखते हैं अपन, कुछ ओडी देखते हैं। एक डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। तो द डिवाइस विच आर यूज इन द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अमीटर। क्या बोलते हैं? उस डिवाइस का नाम क्या है साहब? अमीटर, जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। तो आपने अपने घर में देखा होगा समरसीबल का जो स्टार्टर होता है उसमें 2 घड़ियां लगी रहती हैं, एक पे ए लिखा रहता है, एक पे वी लिखा रहता है। तो ए वाली जो घड़ी होती है उसका नाम है अमीटर। ये पूछा जाता है, गिव द नेम ऑफ डिवाइस विच आर यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अमीटर। उसको क्या कहते हैं? अमीटर। अमीटर एम्पियर को मेजरमेंट करती है। किसका करती है? एम्पियर। तो एम्पियर वास्तविकता में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट है। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का मेजरमेंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट एक तरीके से। दूसरा, ऐसे ही अपना ये अच्छे तरीके से आज आपको समझ में अमीटर तक क्लियर हो गया अपना। चलिए इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा एक्चुअल में, चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। चलिए इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो अगला है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या होता है साहब? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए अपन कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ्लो ऑफ चार्ज। क्या कह रहा है? फ्लो ऑफ चार्ज। अब सीधी सी बात है, चार्ज फ्लो हो रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहा होगा ना। मान लीजिए हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक को मान लेते हैं हम पॉइंट ए और दूसरे को मान लेते हैं पॉइंट बी।
अब कोई चार्ज है साहब, कोई चार्ज है, चार्ज को कूलम में रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये चार्ज फ्लो हो रहा है और ये चार्ज प्रेजेंट में मान लेते हैं अपन इनफाइनाइट पर, कहां पर है, इनफाइनाइट पर है साहब। तो इनफाइनाइट से लेकर के ये चार्ज इस पॉइंट तक जाएगा फ्लो होकर के, कहां से जा रहा है, इनफाइनाइट से लेकर के पॉइंट ए तक जा रहा है। तो जब इनफाइनाइट से ये पॉइंट ए तक जाएगा तो यहां से यहां तक जाने में वर्क होगा कि नहीं होगा, वर्क होगा, क्लियर। उस वर्क को हम इस पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब जब चार्ज फ्लो होकर के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है तब चार्ज के फ्लो होने पर जो वर्क होता है उस वर्क को हम उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे जिस पॉइंट पर वो चार्ज जा रहा है। जैसे कि यहां पर इनफाइनाइट से जा रहा है पॉइंट ए तक, तो हम इसको कहेंगे साहब ये यहां से यहां तक जो वर्क होगा वो पॉइंट ए का क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या है, इलेक्ट्रिक। इसी प्रकार यदि ये यहां से चल करके कहां जा रहा है साहब, यहां से लेकर के पॉइंट बी तक जा रहा है, तो इसका मान लीजिए इसका वर्क हुआ था W1, तो अब यहां से लेकर के इनफाइनाइट से ये जा रहा है पॉइंट बी तक, तो इसको मान लेते हैं अपन W2, क्या मान लेते हैं, W2। तो यहां पर भी वर्क हो रहा है साहब। तो अब ये जो W2 वर्क हुआ है वो किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, पॉइंट बी का, किसका कहलाएगा, पॉइंट बी का। तो वास्तविकता में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क होता है। और ये कौन सा वर्क होता है, जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है फ्लो होकर के। तो चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो होकर के जाता है तो उस पॉइंट के फ्लो होते समय चार्ज के, जब चार्ज फ्लो हो रहा था उस समय जो वर्क हुआ उसी वर्क को हम उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे जिस पॉइंट तक वो चार्ज गया है। समझ में आ गया। अब मान लीजिए ये दोनों पॉइंट तक साहब ये वर्क हुआ, एक का W1 है एक का W2 है। आप मुझे ये बताइए कि कौन से पॉइंट का वर्क ज्यादा हुआ है, W2 ज्यादा हुआ है। क्यों, क्योंकि इसकी डिस्टेंस भी ज्यादा है, सीधी सी बात है। तो W2 ज्यादा है, तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है और पॉइंट बी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उनमें डिफरेंस रहेगा, ये कभी भी एक जैसे नहीं रहेंगे। समझ में आ गया। तो किसी भी पॉइंट के मतलब दो पॉइंट्स के बीच में जो उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उनके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तो हो गया अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो किसी एक पॉइंट का है सब, लेकिन किन्हीं दो पॉइंट के बीच में अगर हम कंपेरिजन करें, अब जैसे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने देखा एक पॉजिटिव पोल होता है और एक नेगेटिव पोल होता है। तो दो पोल होते हैं, दोनों की वैल्यू सिमिलर नहीं होती, दोनों में डिफरेंस होता है। एक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव है तो दूसरे का कैसा है, पॉजिटिव, यानी डिफरेंस है उनमें। इसीलिए उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो दोनों पोल, जैसे मान लीजिए एक पोल ये है और एक पोल ये है, दोनों के पोल अलग अलग हैं, तो उनका जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसमें रहता है डिफरेंस। तो उसी डिफरेंस को अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पर अपनी बैटरीज वगैरह ये अपन वर्क करते हैं। इसकी यूनिट जो होती है ना, चाहे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट कह लो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट कह लो, इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट। इसका भी क्या रहेगा, एसआई यूनिट। वो होती है साहब वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, वी से रिप्रेजेंट करते हैं साहब। किससे करते हैं, क्लियर हो गया। अब वोल्टेज को मेजरमेंट करने वाला जो इक्विपमेंट होता है, जो डिवाइस होता है, उसको कहते हैं वोल्टामीटर। क्या कहते हैं, वोल्टामीटर। क्लियर, वोल्टामीटर साहब। तो जिस डिवाइस के द्वारा हम वोल्टेज को मेजर करते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं उसको कहते हैं अपन वोल्टामीटर। ये भी अलग से पूछी जाती है कि साहब कौन सा डिवाइस है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, तो वो है वोल्टामीटर। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक ही चीज हैं, दोनों की यूनिट सेम है, यूनिट अलग नहीं होगी। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे अपन ने एक जगह से लिया 5 लीटर पानी और दूसरी जगह से ले लिया 10 लीटर पानी, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आया, 5। क्या, पानी। किस में नापेंगे उसको भी,
लीटर में ना 5 लीटर ही तो बोलेंगे। तो ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वोल्टेज में मेजर कर रहे हैं। तो एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मान लीजिए इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया अपना 10 वोल्ट, कितना आया 10 वोल्ट, और इसका आया साहब 14 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 4। 4 कैसे निकाला अपना, वोल्टेज में तो आएगा 4, यानी कि 14 माइनस 10 इक्वल टू कितना आएगा 4 वोल्ट, कितना आएगा। तो ये डिफरेंस जो आ रहा है वो भी तो हम वोल्टेज में मेजर कर रहे हैं, क्लियर। तो दोनों की यूनिट सेम रहेगी, चाहे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट कह लो, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट कह लो, दोनों की यूनिट क्या होगी साहब वोल्ट। और इसको मेजरमेंट किससे करते हैं हम, वोल्टामीटर से। क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत इसमें। आगे चलें, आगे चलें क्या, चलो। तो आज हमने अभी इलेक्ट्रिसिटी देखा, और इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या देखा हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया सब। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पे कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगला। उस क्वेश्चन का नाम है ओम्स लॉ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ओम्स लॉ। क्लियर। अब ये ओम्स लॉ क्या है सर, एक साइंटिस्ट थे जर्मन के, जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने 1827 में, कितने में 1827 में एक लॉ दिया साहब। लॉ किसके लिए दिया था इन्होंने, वो समझिए पहले तो। ओम्स लॉ हम बाद में समझेंगे, पहले लॉ को समझते हैं कि इन्होंने ये लॉ दिया क्यों। मान लीजिए ये कोई एक वायर है, यानी कि कंडक्टर वायर है ये अपना एक, तो सीधी सी बात है कंडक्टर वायर में दो एंड होंगे, एक ये वाला छोर और दूसरा एंड। अब इसके अंदर फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, क्या फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था साहब कि इलेक्ट्रिक करंट वास्तविकता में क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो इसके अंदर भी तो चार्ज ही तो फ्लो हो रहा है। तो जब ये चार्ज फ्लो हो रहा है तो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सीधी सी बात है यहां पर भी दोनों पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डेवलप होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, और चार्ज के फ्लो होने पर क्या पैदा हो जाएगा साहब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पैदा हो जाएगा। अब मान लीजिए इन दोनों पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने यहां पर वोल्टामीटर में उसकी रीडिंग ली साहब, तो वो रीडिंग आई साहब V। कितनी आई V। ये दो पॉइंट थे, एक को मान लिया हमने पॉइंट A और दूसरे को पॉइंट B। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और फ्लो होने पर इन दोनों पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो इनका जो डिफरेंस आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो आया V वोल्ट। कितना आया V वोल्ट। तो जॉर्ज साइमन ओम ने इन दोनों का रिलेशनशिप एक्सप्रेस करने के लिए इनमें क्या रिलेशनशिप रहेगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक नियम दिया। कब दिया 1827 में, 1827 में, जिसे अपन ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। हम क्या कहते हैं उसको, ओम्स लॉ कहते हैं। अब देखिए नॉर्मली जनरल कंडीशन में क्या होता है, जैसे कोई वायर है, अब वायर बोले तो कंडक्टर, वायर बोले तो कंडक्टर, कंडक्टर की नॉर्मल जो रिलेशनशिप है साहब वो ये है कि V और I का जो रिलेशनशिप नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं तब रहता है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ये दोनों एक दूसरे के कैसे रहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कब, नॉर्मल कंडीशन में, जब कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्या हो जाएगी, I की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। समझ आए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनमें जो रिलेशनशिप है ना वो अपोजिट है, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, अपोजिट। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन एक जैसा होता है,
लिखने का तरीका अलग अलग है और इनका रिलेशनशिप अच्छे से समझ लो। ये नई चीज हो सकती है तुम्हारे लिए, हो सकता है आपने मैथ में पहले इसको पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए। जैसे बी और ये साइन इसका सेम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे ही, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, तो जब यहां पर साइन दोनों का सेम है, इसको मैं कहूंगा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, और इसको मैं कहूंगा साहब v इनवर्सली प्रोपोर्शनल I। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब बोलते हैं? जब इस साइन के बाद की जो वैल्यू जो भी हम लिख रहे हैं वो अगर बन के अपॉन में लिखा है, रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो इसके सामने अगर रेसिप्रोकल वैल्यू लिखी है तब तो इस साइन को पढ़ेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे कि यहाँ पे रेसिप्रोकल लिखा है, I का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/i। क्लियर? तो v और ये साइन और सामने रेसिप्रोकल वैल्यू लिखी किसी की भी, तब इस साइन को पढ़ेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि एक की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गया? अगर दूसरे की वैल्यू बढ़ाएंगे तो पहले वाले की वैल्यू घट जाएगी, जस्ट अपोजिट रहता है। लेकिन जब इस तरीके से लिखा हो तब इसको बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन दोनों का रिलेशन क्या होता है? इनका रिलेशनशिप रहता है सिमिलरिटीज का, मतलब जब हम b की वैल्यू बढ़ाएंगे तो i की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। जब एक की वैल्यू घटाएंगे तो दूसरी की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। यानी यहां पर रिलेशनशिप रहता है सिमिलर वाला, यहां पर रिलेशनशिप कैसा हो जाता है? जस्ट अपोजिट। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा अपन देखते हैं। तो नॉर्मली अगर हम जनरल बात करें तो जब कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही हो तो उस समय v और i एक दूसरे के कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एम्पियर कम हो जाएगा, अगर एम्पियर बढ़ाएंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा। इनका रिलेशनशिप ये है रहता है नॉर्मली तो। बट जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया? रिसर्च की इसके ऊपर और इन्होंने एक नया नियम दे दिया साहब। इन्होंने नियम ये दिया कि साहब नॉर्मली ये बात सही है बिल्कुल कि अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो एम्पियर कम हो जाएंगे, आई कम हो जाएगा। लेकिन यदि किसी कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या बात कर रहा है वो? फिजिकल प्रॉपर्टी, इनको स्टेबल कर दिया जाए, बिल्कुल ये कैसे कर दिया जाए? कांस्टेंट कर दिए जाए। अब कांस्टेंट कौन से हैं साहब? जैसे कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसको कांस्टेंट कर दिया जाए, इसको नाम चेंज करें। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी इन्होंने ली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा इन्होंने बोला सा टेम्परेचर, क्या? टेम्परेचर T। इन्होंने ये कहा कि यदि किसी कंडक्टर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सच एज लेंथ यानी उस कंडक्टर की लंबाई, उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि उसकी मोटाई अपनी भाषा में बात करें तो, और टेम्परेचर, अगर इन तीनों को फिक्स कर दिया है, इनमें कोई चेंज ना किया है, डू नॉट चेंज, तब उस कंडीशन में अगर हम इसके अंदर आई फ्लो करेंगे तो ऐसी कंडीशन में आई और वी का रिलेशनशिप कैसा हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इन्होंने बताया साहब। नॉर्मली तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन यदि किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन में, जैसे कि उस कंडक्टर का लंबाई, उस कंडक्टर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि मोटाई और टेम्परेचर। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसको तार मान लेते हैं अपन, ये वायर है, तो इसकी ऐसे आलू की तरह चिप्स काट दो तो गोलाकार ये जो हिस्सा है ना ऐसे काट दिया जाएगा, तो ये जो गोलाकार जो एरिया दिखाई दे रहा है जैसे ये है साहब, ये ऐसे तो दिखाई देगा इधर से देखोगे तो इसके इसी को इस पूरे एरिया को ये अपन क्या कहते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे ये कितना है, एक थोड़ा सा और बढ़ गया, ये आ गया साहब, और बढ़ गया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है इसकी मोटाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? मोटाई बढ़ रही ना। तो अपनी भाषा में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम बोल सकते हैं कि तार की मोटाई। ठीक है। अब देखिए ये दोनों चीज तो हम कांस्टेंट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। लेंथ ठीक है हम चेंज नहीं करेंगे, हम जो भी लिमिटेड लेंथ है वो ले लेंगे, मोटाई भी चेंज नहीं करेंगे, इसको भी फिक्स कर लेंगे। टेम्परेचर थोड़ा डिफिकल्ट होता है फिक्स करना, क्योंकि टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता है, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। लेकिन चलो फिर भी हमने इसको काफी हद तक हम इसको कांस्टेंट कर सकते हैं। टेम्परेचर जो अपना रहता है रूम का, उसको कंट्रोलर लगा देते हैं, टेम्परेचर कंट्रोलर, जैसे एयर कंडीशनर वगैरह ये सब लगा लो कि हमने मेंटेन कर लिया। और उस कंडीशन में जब हम
किसी भी कंडक्टर में आई फ्लो कराएंगे, फिर हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम आई का अमाउंट बढ़ाएंगे तो बी का अमाउंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। इससे क्या सिद्ध हो जाता है, इससे प्रूव हो जाता है कि ऐसी कंडीशन में वी और आई दोनों कैसे हो गए एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या हो गए हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बस ओम्स ने यही बताया साहब कि व्हेन द फिजिकल कंडीशन ऑफ एनी कंडक्टर डू नॉट चेंज देन अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ऑफ द बोथ पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो इसके हिसाब से मैथमेटिकल इसका क्या आ जाएगा साहब, मैथमेटिकल में क्या आ जाएगा इसका, एक बार देखो फिर से कि जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या कहा कि अगर ये तीनों कंडीशंस को, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर, इनको फिक्स कर दिया जाए तब क्या होगा साहब, इनको फिक्स करने पर हम जब इसमें करंट फ्लो कराएंगे आई, तो वो और इस दोनों पॉइंट्स के बीच में जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया R, ओम ने जो कांस्टेंट लिया था वो क्या लिया R, और I अपना वैसा का वैसा ही, V अपना वैसा का वैसा ही। अब मैं अगर R की वैल्यू यहां से निकालूंगा तो I इधर आएगा, तो V अपॉन क्या हो जाएगा, I, तो R इक्वल क्या हो जाएगा, V अपॉन। बस यही ओम्स लॉ है, और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म में हमें 3 फॉर्मूले मिल गए साहब। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है कि साहब आर क्या है, तो आर के बारे में जो है ओम्स ने बताया कि साहब ये रेजिस्टेंस है। ये क्या है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आर क्या है साहब, आर है रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसमें से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करती है। क्या करती है, विरोध करती है। उसमें क्या डालती है, रुकावट डालती है। क्या डालती है, समझ में आई पूरी बात। तो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, एक वो प्रॉपर्टी जो उस कंडक्टर में से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का क्या करती है, विरोध करती है। उसको अपन क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं साहब। इसकी यूनिट क्या है, अब ओम ने इसके बारे में बताया था, तो इसकी जो एसआई यूनिट है, क्या एसआई यूनिट किसकी, रेजिस्टेंस की, तो वो यूनिट भी क्या हो जाएगी साहब, ओम। क्या हो जाएगी, ओम। और ओम का एक साइन होता है साहब, ये साइन होता है ओम का, ठीक है। तो उन्हीं के सम्मान में रेजिस्टेंस की यूनिट बना दी ओम, ठीक है, और उसका साइन होता है साहब ये।